जय हिंद, नमस्कार। आज अपन कक्षा 6 गणित चैप्टर अपना चल रहा है संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें हमने एलसीएम लघुत्तम समापवर्ती इसके बारे में सामान्य जानकारी और उससे संबंधित कुछ उदाहरण किए थे, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल अपने अभी भी बाकी है, 3 एग्जाम्पल बाकी है। तो पहले उन एग्जाम्पल को करते हैं और फिर एक्सरसाइज 3.7 जो कि अपनी लास्ट एक्सरसाइज है उसको शुरू करते हैं। तो चलो एग्जाम्पल नंबर निकालो। हमने एग्जाम्पल नंबर 10 तक कर लिए थे, 11 तक कर लिए थे ना। अब देखो, अब अगले जो एग्जाम्पल है और मैथ्स और लेस है पर आधारित ही है, ठीक है। यानी कि लेस से मैथ्स हमने सीख रखा है, उसी के ऊपर अपनी ये एग्जाम्पल है 13, 12, 13 और 14। और उसके बाद में जो एक्सरसाइज 3.7 है वो भी इसी के ऊपर है। मैथ्स है यानी कि एचसीएफ और लेस है एलसीएम इसी के ऊपर। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 12 है, 2 टैंकरों में क्रम से 850 लीटर और 680 लीटर मिट्टी का तेल आता है। यानी कि 2 टैंकर है, मिट्टी का तेल यानी कि जो केरोसिन ऑयल होता है ना, केरोसिन, वो उसको मिट्टी का तेल बोलते हैं। तो एक में 850 लीटर आता है और दूसरे में 680 लीटर आता है। उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो इन दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। यानी कि अपन को एक ऐसा बर्तन बनाना है, यानी कि एक ऐसा बर्तन आपको उनको बताना है कि भाई इतने लीटर का कोई बर्तन है जो इन दोनों जो टैंकर है उनकी धारिता का मतलब ये होता है कि इनके अंदर कितना तेल है, वो होता है उसकी धारिता, है ना। यानी कि कोई भी, जैसे कि मान लो कोई गिलास है उसमें अपन कितना पानी डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो हम किसी गिलास में 1 लीटर पानी डाल सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो वो 1 लीटर उस गिलास की क्या हो गई, धारिता। तो उसी प्रकार इन जो 2 टैंकर अपने पास, एक में कितना है, एग्जाम्पल नंबर 12 देखो। अब हमें ये नहीं बोला कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए या एलसीएम ज्ञात कीजिए। हमें क्वेश्चन पढ़ने के बाद में हमें खुद को पता लगाना है कि हमें यहाँ पे एचसीएफ ज्ञात करना है या फिर एलसीएम ज्ञात करना है। देखो हमारे पास क्या है, 2 टैंकर है। एक टैंकर में कितना, एक टैंकर, इसकी धारिता कितनी है, 850 लीटर। दूसरा टैंकर है, उसकी धारिता कितनी है, 680 लीटर। देखो 850 लीटर, 680 लीटर, ठीक। अब अपन को क्या बताना है, एक ऐसा बर्तन बताना है जिससे इन दोनों की धारिता को पूरा पूरा माप सके। मान लो अगर मैं ऐसे कहूं कि 5 लीटर का मेरे पास कोई बर्तन है, उनसे हम इन दोनों की धारिता पूरी पूरी माप सकते हैं, है ना। तो हमें ये ऐसा ही बताना है कि एक ऐसा बर्तन बताना है जिससे उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात कीजिए जो दोनों टैंकरों के तेल को पूरा पूरा माप देगा। अब देखो वैसे तो 5 लीटर का एक बर्तन है ना, वो भी इनको पूरा पूरा माप देगा। 5 लीटर का बर्तन है तो 680 को भी पूरा पूरा माप देगा और 850 को भी पूरा पूरा माप देगा। लेकिन इसमें बोला कि उस अधिकतम धारिता वाले बर्तन, यानी कि 5 लीटर से भी ज्यादा जितना बड़ा बर्तन हो सकता है उस बर्तन, उतना लीटर का बर्तन हमको बताना है जिनसे इन दोनों की धारिता आराम से मापी जा सके, है ना। तो ये हमको बताना है। तो वैसे तो 5 लीटर का बर्तन है, वो भी 850 को पूरा पूरा माप देगा और 680 को भी पूरा पूरा। इसका मतलब देखो, पूरा पूरा मापने का मतलब ये है कि जब अपन इसकी धारिता मापने जाए तो ऐसा नहीं कि अपन ने मापते रहे और लास्ट में 5 लीटर जब भरने गए ना तो 5 लीटर पूरा भरा नहीं या बच गया लास्ट में। यानी कि पूरे पूरे लीटर भर जाने चाहिए 5 लीटर की अगर अपन भर रहे हैं तो, है ना। जैसे मान लो अपने पास 20 लीटर, कोई 20 लीटर अपने पास मान लो तेल है। अब हम अपने को कहे कि इसमें एक ऐसा बताओ 5 लीटर जिनसे 20 लीटर को पूरा पूरा बार माप सके। तो हम 5 लीटर से 20 लीटर को कितनी बार माप देंगे, देखो एक बार 5 लीटर निकालेंगे, एक बार अपन क्या निकालेंगे, 5 लीटर। तो फिर पीछे बच जाएगा 15 लीटर, ठीक। फिर जब दूसरी बार अपन 5 लीटर का वापस भरेंगे तो फिर इधर कितना बच जाएगा, 10 लीटर। और जब तीसरी बार अपन भरेंगे 5 लीटर का तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 5 लीटर। और फिर 5 लीटर का कितनी बार भरेंगे, 4 बार। चौथी बार तो फिर यहाँ पे इस बर्तन में, 20 लीटर वाले बर्तन में कुछ भी नहीं बचेगा, है ना। यानी कि 5-5 लीटर के 20 लीटर कितनी बार हुए,
4 बार हो गई, पूरे पूरे हो गए ना, बचा नहीं कुछ भी। तो वैसे ही हमको यहाँ पे बताना है कि बड़ा सा बड़ा बर्तन कितना लीटर का ले, जिससे ये दोनों ही पूरे पूरे तोले जा सके या मापे जा सके, है ना। इस प्रकार का अपन को बताना है। तो अपन को एलसीएम ज्ञात करना है या एचसीएफ, ये अपन को क्वेश्चन में नहीं बताया, ये अपन को खुद को पता लगाना है। तो देखो हाईएस्ट प्रश्न बोला, देखो अधिकतम, यानी कि उस बर्तन की अधिकतम धारिता ज्ञात करूं। तो बताओ अपन अधिकतम का निकालते हैं दोनों का। देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट यानी कि महत्तम, महत्तम यानी बड़ा, तो बड़ा अपन का निकालते हैं एचसीएफ में, और छोटा का निकालते हैं लघुत्तम में। लघु यानी छोटा, लघुत्तम समापवर्ती, तो छोटा निकालते हैं अपन लघुत्तम समापवर्ती, और अधिकतम निकालना हो तब अपन क्या निकालते हैं एचसीएफ। तो हमें इन दोनों का क्या निकालना है एचसीएफ, और एचसीएफ निकालने के लिए अपन को इन दोनों का क्या करना होगा, अभाज्य गुणनखंड। तो देखो दोनों टैंकरों की अधिकतम धारिता मापने वाले बर्तन के लिए हमें 850 व 680 का HCF ज्ञात करना होगा, है ना। यानी कि अपन को अधिकतम धारिता मापने वाले बर्तन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 850 और 680 का HCF ज्ञात करना पड़ेगा। अब HCF के लिए अपन क्या करते हैं, दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 850 के अभाज्य गुणनखंड, 850 के अभाज्य गुणनखंड। देखो तो 850 के जब अपना अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, तो 2 का भाग चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक कितना 0, तो 2 का भाग चला जाएगा 425 बार। अब क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, तो 2 का नहीं जाएगा। 3 का देने के लिए देखो इकाई अंकों का योग देखो 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब पूरी संख्या में भी नहीं जाएगा। अब 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 का चला जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या है 5 है, तो 5 का चला जाएगा। देखो 8 पंजे 40, 2 बचेगा 25, और फिर वापस 5 का चला जाएगा, 5 एकम 5 और 5 साते 35। अब 17 से पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिससे 17 में भागे जाए, तो 17 में 17 का खुद का ही चला जाएगा और 1 आ जाएगा। जब तक 1 नहीं आए तब तक अपने को अभाज्य गुणनखंड कर ले। तो देखो 850 के अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 2 × 5 × 5 और × 17। अब अपन क्या करेंगे, 680 के अभाज्य गुणनखंड, 680 के अभाज्य गुणनखंड। तो 680 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी देखो इकाई का अंक 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 और 2 चौके 8 और 0, 340 हो जाएगा। अब वापस इकाई का अंक 0 है, तो फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 0, 170 बार चला जाएगा। वापस 0 है, तो फिर से 2 का चला जाएगा, कितनी बार, 8 दूनी 16 और 1 बचेगा, 8 पंजे 8 दूनी 16, 8 बार चला गया, फिर 1 बचा 10, 10 में चला गया 5 बार, 2 पंजे 10। अब देखो इकाई का क्या है 5 है, तो 2 का नहीं रहेगा, 8 और 5 13, तो अंकों के योग में नहीं जा रहा, तो 3 का भी नहीं रहेगा। इसके बाद में किसका चला रहेगा 5 का, कितनी बार 17 बार, और 17 में 17 का कितनी बार चला रहेगा 1 बार। तो 680 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 × 2 × 2 × 5 × 17। आप देखो HCF ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी भी संख्या है कि अपन को जिन संख्याओं का अपन को HCF ज्ञात करना है, उनके जो सार्वय गुणनखंड होते हैं, अधिकतम सार्वय गुणनखंड क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो देखो इनका सार्वय गुणनखंड एक तो हो गया 2, तो 2, फिर अगला सार्वय गुणनखंड 5, तो 5, फिर अगला सार्वय गुणनखंड 17,
तो इनको जब आप आपस में गुणा कराएंगे तो वो हो जाएगा अधिकतम सारवय गुणज, और वही उनका क्या होगा, HCF। अतः 850 व 680 का HCF ये हो जाएगा। देखो 2 पंजे 10, और 10 को जब आप 17 से गुणा करोगे तो कितना जाएगा, 170। 170 इन दोनों का क्या है, HCF है, यानी कि अधिकतम सारवय गुणज है ये, अधिकतम यानी कि, और हमें क्या है, अब ये अधिकतम है इन दोनों संख्याओं का, 850 और 680 का, ये क्या है अधिकतम। अब लीटर में दे रखा है तो ये भी क्या लग जाएगा, यहाँ पे लीटर लग जाएगा कि 170 लीटर है ना, वो 850 और 680 का क्या है, अधिकतम सारवय गुणज है, HCF है। और इस 170 का इसमें भी पूरा पूरा भाग जाएगा, और इस 170 का 680 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 170 लीटर का बर्तन होगा जो 680 को भी पूरा पूरा माप देगा और 850 को भी पूरा पूरा माप देगा। अब कितनी बार मापेगा वो तो अपन जब 850 में 70 का भाग 170 का भाग देंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि इतनी बार करके अपन को मापना होगा। जैसे मान लो अब 180 लीटर का अपने पास बर्तन आ गया, उसको भरेंगे 850 में से, एक बार भरेंगे साइड में कर देंगे, फिर दूसरी बार भरेंगे, तो ऐसा करके कितनी बार भरेगा वो अगर अपन को जानना है तो फिर 850 में 170 का अपन को क्या देना होगा, भाग देना होगा। तो 170 का जब अपन भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 17 का भाग 85 में चला जाएगा 5 बार, तो कितना आ जाएगा 5, यानी कि 850 में से अपन 850 लीटर का टैंकर है, उसमें से अपन जब 170 लीटर का बर्तन डुबोएंगे तो एक बार खाली करेंगे, 2 बार, तो 5 बार में ये पूरा पूरा माप जाएगा, है ना, 5 बार में पूरा पूरा मापा जाएगा। उसी प्रकार अपन को अगर 680 का देखना है तो 680 का कितनी बार मापा जाएगा, तो 170 का भाग देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, और 7 चौके 68, तो ये कितनी बार, 4 बार, यानी कि 680 वाला जो टैंकर है वो 4 बार में पूरा पूरा मापा जाएगा, और 850 वाला है वो 5 बार में। ये अपन को बताना नहीं चाहिए, तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन देखो पूरा पूरा मापा गया, और ये अधिकतम बर्तन है। इससे छोटे और भी बर्तन हैं जो इन दोनों को पूरा पूरा माप सके, है ना, जैसे कि 5 लीटर, तो 5 लीटर में इन दोनों संख्या में जिसका भाग आता है ना वो उनको पूरा पूरा माप देगा। तो 5 का भाग जाता है क्योंकि इकाई अंक इसमें 0 है, इसमें भी 0 है, तो 5 भी इन दोनों को पूरा पूरा माप देगा। 5 लीटर का बर्तन, 10 लीटर का बर्तन भी इन दोनों को पूरा पूरा माप देगा, इस प्रकार से। लेकिन अधिकतम 170 लीटर का बर्तन है जो इन दोनों को पूरा पूरा माप देगा। और न्यूनतम पूछते तब अपन क्या निकालते, एलसीएम निकालते। ये अपना हो गया एग्जाम्पल नंबर 12। अगला एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल नंबर 13, प्रातःकालीन। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 देखो, प्रातःकालीन शहर में 3 व्यक्ति एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की लंबाइयां क्रमशः 80 सेंटीमीटर, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर है। इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय करे। अब देखो इसमें क्या पूछ लिया, न्यूनतम, यानी कि अपन को यहाँ पे क्या याद करना होगा, लेस है, LCM, है ना, लेस है। तो देखो एग्जांपल नंबर 13 करते हैं अपन। यानी कि 3 व्यक्ति है और वो प्रातःकाल भ्रमण के लिए गए हुए हैं, है ना, घूमने के लिए। तो उनमें 3 व्यक्ति है, तीनों की जो कदम होते हैं ना, आप जैसे एक कदम चलते हो तो कितनी दूरी तय करते हो, वो उनमें एक की 80 सेंटीमीटर है, एक की 85 सेंटीमीटर और एक की 90 सेंटीमीटर है। तो हमें ये निकालना है कि वो न्यूनतम कितने कदम चले कि उनका जो एक साथ हो जाए, है ना। देखो एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल नंबर 13 देखो 3 व्यक्ति है अपने पास। पहला व्यक्ति एक कदम में कितनी दूरी चलता है, पहला व्यक्ति एक कदम में दूरी चलता है 80 सेंटीमीटर, ठीक है। पहला व्यक्ति 80 सेंटीमीटर, एक कदम में 80 सेंटीमीटर दूरी चलता। मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये यहां से चला यहाँ, ये एक कदम है ना, तो एक कदम में कितने चल रहा है, 80 सेंटीमीटर। दूसरा व्यक्ति चल रहा है 85 सेंटीमीटर एक कदम में। एक कदम में दूसरा व्यक्ति कितने चल रहा है, 85 सेंटीमीटर। और तीसरा व्यक्ति
तीसरा व्यक्ति 90 सेंटीमीटर, है ना। यानी कि 3 व्यक्ति है जो प्रातःकाल भ्रमण करने गए हैं, और उनमें से जो दूरी चल रही है 1 कदम में, वो कितनी चल रहे हैं। एक व्यक्ति चल रहा है 80 सेंटीमीटर, एक चल रहा है 85 सेंटीमीटर, और एक चल रहा है 90 सेंटीमीटर। अब हमें यह बताना है कि वो न्यूनतम कितनी दूरी चले ताकि उनके जो कदम है वो पूरे पूरे पहुंचेगी। देखो ये रहा, उनके कदमों की लंबाई दे रखी है, और इनमें से प्रत्येक न्यूनतम कितनी दूरी चले कि वे उसे पूरे पूरे कदमों में तय करें, है ना। देखो हमें एक ऐसी दूरी निकालनी, जैसे मान लो 4000 सेंटीमीटर है, तो 4000 सेंटीमीटर में ये तीनों अपने कदम में पूरी कर लेनी चाहिए। न्यूनतम दूरी अपन को वो बतानी है कि न्यूनतम कितनी दूरी चले कि 80 सेंटीमीटर वाला भी अपने पूरे कदम में 4000, जैसे मान लो अगर इसका आंसर 4000 सेंटीमीटर आता है तो 80 सेंटीमीटर वाला भी अपने पूरे कदम में, ऐसे नहीं कि 15 कदम चला और 4000 हुए ही नहीं, है ना, मतलब पूरा पूरा होना चाहिए। तो न्यूनतम पूछा है, न्यूनतम के लिए अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती। तो अपन क्या करेंगे, अपन करेंगे 80, 85 व 90 का एलसीएम लेस ही तीनों व्यक्तियों द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी होगी। यानी कि अगर अपन इनका एलसीएम निकाल लेंगे ना, तो इन तीनों व्यक्तियों द्वारा चली हुई न्यूनतम दूरी होगी। तो एलसीएम निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए, एलसीएम जब भी अपन को निकालना होता है, कितनी भी संख्या है, अगर 2 संख्या दे रखी है, दोनों का अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर लो। 3 दे रखी है, तीनों का एक साथ कर लो। तो अपन क्या करेंगे, तीनों का एक साथ है अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अपन यहाँ पे लिखेंगे 80, 85 व 90 के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। अब तीनों के अलग अलग तो लिख नहीं सकते, तो अपन क्या, सॉरी, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा अपन क्या निकाल रहे हैं, एलसीएम। तो का एलसीएम, और वो कैसे निकल जाएगा, जब अपन तीनों के अभाज्य गुणनखंड एक साथ कर लेंगे। देखो 80, 85 और 90, है ना। और संख्याओं का एक साथ एलसीएम कैसे लेते हैं, एक साथ एलसीएम लेने के लिए अपन को कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जिसका भाग जा रहा है, तो देखो 80 में का एक अंक 0 है, 90 में 0 है, तो 2 का भाग चला जाएगा। जिस संख्या में नहीं जा रहा है उसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे। तो देखो 2 80 में चला रहेगा, 2 का 40 बार, 85 में जाएगा नहीं, तो 85 का 85, और 90 में चला रहेगा 45 बार। अभी देखो 85 में भी नहीं गया था, 2 का, अब 45 में भी नहीं जा रहा, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, नहीं है। लेकिन 40 में अभी भी जा रहा है, जब तक 1 में भी जाए अपन को देना है। 40 में कितनी बार जाएगा, 20 बार। अब 85 में भी नहीं जा रहा है, और 45 में भी नहीं जा रहा है। अब आइए देखो, वापस 2 का चला रहेगा 20 में कितनी बार, 10 बार। इनमें नहीं जाएगा, तो इनको ऐसा कैसा लिख देंगे। वापस देखो 2 का चला रहेगा 10 में 5 बार, 85 में नहीं जाएगा 2 का, 45 में भी नहीं जाएगा। अब देखो 3 का, तो 5 में तो 3 का नहीं जाता, 85, तो देखो 8 और 5 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, मतलब 85 में भी नहीं जाएगा। लेकिन देखो 45, 45 में अंकों का योग, देखो 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी चला रहेगा। तो 3 का भाग 5 में तो नहीं जा रहा, 85 में भी नहीं जा रहा, लेकिन 45 में जा रहा है। कितनी बार, 15 बार। 15 3 45। अब 15 में फिर से 3 का भाग जा रहा है, तो 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो 5, 85 में भी नहीं जा रहा है, और 15 में जा रहा है 5 बार। अब देखो 3 का नहीं जाएगा, अब डायरेक्ट अपन किसका देंगे, 3 के बाद में अगली अभाज्य संख्या 5 है, तो 5 में 5 का 1 बार, 85 में कितनी बार चला रहेगा, 17 बार, और 5 में 1 बार। अब 17 से पहले ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 17 में भाग जा सके, तो 17 में 17 का चला रहेगा कितनी बार, ये 1 पहले से ही है, 17 में चला रहेगा 1 बार, और ये 1 पहले से है। तो अपने ये जो आए हैं ये वाले गुणनखंड, ये इनको जब अपने गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम। ये इनके शामिल रूप से क्या है, अभाज्य गुणनखंड है।
तो देखो जब अपन इनको गुणा करेंगे ना तो यही गुणा करते, देखो 2 दूने 4, फिर 4 को 2 से करेंगे 8, फिर 8 को 2 से करेंगे 16, 16 को 3 से करेंगे 48, और 48 को 3 से करेंगे तो 8 3 24, 2 4 3 12 और 2 14, 144, और 144 को अपन 5 से करेंगे, 144 को किससे करेंगे 5 से, तो 5 चौक के 20, 2 5 चौक के 20 और 2 22, 2 5 और 2 7, 720, और 720 को जब 17 से गुणा करेंगे तब देखो कितना आएगा। 720 को अपन गुणा कर रहे हैं 17 से, तो 0 से गुणा करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा। 7 दूनी 14, हासिल 1, 7 7 49 और 1 50। आप देखो 7 से गुणा कर दिया, अब 1 से करेंगे तो 0 के साथ करेंगे तो वापस 0 आ जाएगा, 2 के साथ करेंगे तो 2 आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है कि किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वापस वही संख्या आती है। तो देखो हमने 1 को 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 आ गया, अब 7 को 1 से करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब इनको जोड़ देंगे तो 0, 4 में 0 जोड़ेंगे 4, 2 में 0 जोड़ेंगे 2, और 7 में 5, ये देखो 5 इसके नीचे 7 के नीचे, 7 में 5 जोड़ेंगे 12, 12 का 12, ये कितना आ गया 12,240, 12,240, 12,240। अब देखो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम, और ये ही क्या है इन तीनों व्यक्तियों के द्वारा जब 12,200, अब देखो हम इकाई किस में दे रखी है सेंटीमीटर में, तो ये वाली दूरी भी किस में आ जाएगी सेंटीमीटर में, यानी कि 12,240 सेंटीमीटर। मतलब क्या है कि अगर तीनों व्यक्ति 12,240 सेंटीमीटर की दूरी चलते हैं ना, तब वो ये 12,240 है ना, देखो 80 का भाग दो तब भी पूरा पूरा चला रहेगा। मतलब ये 80 सेंटीमीटर वाला भी इस दूरी को पूरे कदम में चल लेगा, 85 सेंटीमीटर वाला इस दूरी को पूरे कदमों में चल लेगा, और 90 सेंटीमीटर वाला भी इस दूरी को पूरे कदमों में चल लेगा। यानी कि ये जो संख्या है अपने पास, इसमें 80 का भी भाग जाता है पूरा पूरा, 85 का भी जाता है और 90 का भी जाता है। यानी कि 80 वाला जब अपना कदम चलना शुरू करेगा, हाँ ये हो सकता है इसको ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे इस दूरी को तय करने के लिए, क्योंकि इसके कदम क्या छोटे हैं, इसको इससे थोड़े कम करने पड़ेंगे और इसको सबसे कम करने पड़ेंगे। 90 सेंटीमीटर वाले को इसमें कदम जैसे कि मान लो कम चलने पड़ेंगे, फिर 85 सेंटीमीटर वाले को थोड़ा ज्यादा चलना पड़ेगा, और 80 सेंटीमीटर वाले को कदम थोड़े और ज्यादा चलना पड़ेगा, लेकिन पूरे पूरे कदमों में ये हो जाएगी 12,240 सेंटीमीटर। ये अपना क्या आ गया, वह न्यूनतम दूरी आ गई जिससे 80 सेंटीमीटर कदम वाला, 85 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर की कदम की दूरी वाले व्यक्ति इस दूरी को पूरे पूरे कदमों में चल लेंगे, है ना। ये हमारा क्या हो गया एग्जाम्पल नंबर 13। अगला देखो एग्जाम्पल नंबर 14, वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसे 12, 16, 24 और 36 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष रहता है। यानी कि हमें देखो वह सबसे छोटी, न्यूनतम में आ गया ना, छोटा अपन कहाँ लेते हैं लघुत्तम में, एलसीएम में, तो अपन यहाँ पर भी क्या याद करना पड़ेगा 12, 16, 24 और 36 का एलसीएम याद करना पड़ेगा, है ना। तब हमारे पास क्या आ जाएगा वो संख्या देखो, और फिर वह संख्या आ जाए, लेकिन उसमें जब अपन भाग देंगे तो शेष फल कितना रहना चाहिए 7 रहना चाहिए। चलो वो तो बाद की बात है, अपन पहले क्या करते हैं इसका एलसीएम याद कर लेते हैं। देखो न्यूनतम जहां पर भी नाम आ जाए वहां आपको क्या निकालना है हमेशा एलसीएम, और अधिकतम जहां पे भी नाम आ जाए वहां आपको निकालना है एचसीएफ। तो एग्जाम्पल नंबर 14 है, देखो 12, 16, 24 व 36 का एलसीएम। एलसीएम क्यों निकाला, क्योंकि हमें बोला वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें इनका भाग देने पर शेष फल क्या बचे 7 बचे। तो सबसे पहले तो हम वो सबसे छोटी संख्या निकालते हैं, और सबसे छोटी संख्या निकालने के लिए हमें क्या याद करना पड़ेगा एलसीएम, क्योंकि छोटे के लिए अपन एलसीएम याद करते हैं। तो एलसीएम के लिए अपन क्या करेंगे इनका भाज्य गुणनखंड सब क्या करेंगे, देखो 12, 16, 24 और 36 इनका हम क्या कर लेंगे अभाज्य गुणनखंड, और इनको जब एक साथ निकालते हैं तब इधर वाले जो आते हैं वो इन सब के अभाज्य गुणनखंड सब के कॉमन होते हैं ना। जब उनको गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा एलसीएम। तो सबसे पहले हम किसका भाग देते हैं 2 का,
दो का देखो 6 12 में चला गया, 6 बार 16 में चला गया, 8 बार 24 में चला गया, 12 बार 36 में चला गया, 36 में चला गया, 18 बार वापस दो का जा रहा है। जिसमें जा रहा है उसमें दे देंगे, जिसमें नहीं जा रहा है, जब तक एक में भी भाग जा रहा है ना तब तक अपन भाग देते रहेंगे। तो दो का देखो 6 में गया 3 बार, 8 में गया 4 बार, 12 में गया 6 बार, 18 में गया 9 बार। अब देखो फिर तीन, दो का भाग 3 में नहीं जा रहा लेकिन 4 में जा रहा है और 6 में भी जा रहा है, तो अपन को फिर से दो का देना है। देखो 3 में नहीं जाएगा तो 3 का 3, 4 में चला गया 2 बार, 6 में कितनी बार चला जाएगा 3 बार, 9 में नहीं जाएगा तो 9 का, अभी भी देखो इस 2 में 2 का भाग चला रहेगा तो फिर से 2 का देंगे। तो 3 में नहीं जाएगा 2 में चला जाएगा 1 बार, 3 में नहीं जाएगा और 9 में भी। अब 3 का अगली अभाज्य संख्या कौन से 3, तो 3 का 3 में चला जाएगा 1 बार, ये एक पहले से ये इस 3 में 1 बार और इस 9 में चला जाएगा 3 बार। अब वापस देखो वहां पे 3 बचा हुआ है उसमें फिर से 3 का चला जाएगा, तो ये एक पहले से, ये भी पहले से, ये भी पहले से और इस 3 में 3 का चला जाएगा 1 बार। तो हमारे पास ये जो आया है इनको जब आप आपस में गुणा करेंगे, ये जो अभाज्य गुणनखंड है इनको आपस में गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, इन सभी का एलसीएम आ जाएगा, लघुत्तम समापवर्ती। तो देखो 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 को 3 से गुणा करेंगे 48 और 48 को 3 से गुणा करेंगे तो 144, यानी कि इन तीनों का हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा 144। अब देखो ये तो हो गया, ये हमने एलसीएम निकाला ना, एलसीएम का हम जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं ना, अब मान लो 144 एलसीएम है तो इन सभी संख्याओं का इसमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। अब 12 का भी 144 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, फिर 16 का भी 144 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा 9 बार, है ना, फिर 24 का भी 144 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा और 36 का भी 144 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी कि जिन संख्याओं का अपन एलसीएम निकालते हैं उस एलसीएम में उन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है ना। तो यह सबसे छोटी संख्या आ गई जिसमें इन सब का क्या रहता है, पूरा पूरा भाग जाता है। ऐसे समझ लो इन तीनों का एलसीएम की परिभाषा क्या थी कि वह सबसे छोटा से छोटा गुण सार्वय गुण है जिनमें उन संख्याओं का क्या चला जाए, भाग कर चला जाए, तो उन संख्याओं का वो एलसीएम कहलाता है। तो यह है ना इन चारों संख्याओं का सबसे छोटा सार्वय गुण है 144। ऐसे तो अपने एलसीएम निकालना सीखा था, तब हमने सार्वय गुण से स्टार्ट किया था, ये वाला तो हमने बाद में शुरू किया था, है ना। तो ये 144 इन सब का सार्वय गुणज है और गुणज में उनका गुणनखंडों का भाग। अब यदि ये इनका गुणज है ये, तो ये क्या है इनके, ये चारों संख्या इनके गुणनखंड है, ये गुणज है, ये सब इनके क्या है गुणनखंड, और गुणनखंड में गुणज, गुणनखंडों का गुणज में पूरा पूरा भाग जाता। लेकिन अपन को प्रश्न में क्या बोला कि हमने वो छोटी छोटी संख्या तो याद कर ली, लेकिन वो बोला कि शेष फल 7 बचना चाहिए भाग देने पर। तो यहाँ पर तो जब अपन इनका भाग देंगे ना तो शेष फल 0 बचेगा क्योंकि पूरा पूरा भाग जाएगा। तो अपन को 7 कब बचेगा, जब अपन 144 में क्या जोड़ देंगे, 7 जोड़ देंगे। 144 में 7 जोड़ने पर हमारे पास 151 आएगा। अब जब अपन 151 में भाग देंगे, देखो 144 में 12 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 144 में, तो लेकिन अब 151 हो गया। अब 151 में भाग पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेष फल कितना बच जाएगा 7। फिर यहाँ 16 का भाग दोगे तब भी शेष फल 7 बचेगा, 24 का भाग दोगे तब भी शेष फल 7, 36 का भाग दोगे तब भी शेष फल कितना बचेगा 7 बचेगा। ये आपका क्या है होमवर्क है, आपको 151 में इन चारों का भाग देकर ये देखना है कि शेष फल 7 बचता है या नहीं। शेष फल 7 बचेगा क्योंकि 144 में जब शेष फल 0 बच रहा है, ये इनके क्या है गुणनखंड है, 12, 16, 24 और 36 144 के गुणनखंड है और गुणनखंडों का भाग पूरा पूरा जाता है। ये हमने गुणन धर्म पढ़े थे, गुणज और गुणनखंडों का, है ना। तो जब 144 में पूरा पूरा भाग जाता है तो शेषफल 0 बचता है। हमें शेषफल कितना बचाना है 7 बचाना है, तो अपन 144 में 7 जोड़ेंगे तो 151 आएगा। अब 144 में भाग पूरा पूरा जाता है, 151 में नहीं जाता है, तो फिर 12 का भाग देंगे तब भी शेषफल 7 बचेगा, 16 का देंगे तब भी 7, 24 का देंगे तब भी 7 और 36 का देंगे तब भी हमारे पास शेषफल कितना बचेगा 7 बचेगा। यहाँ पर अपने जो एग्जाम्पल है 12, 13 और 14 ये कंप्लीट होते हैं। और अपन अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.7 के कुछ एक आधे क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 3.7 में भी कितने क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है ना। तो देखो अपन शुरू कर लेते हैं हमारे एक्सरसाइज 3.7। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जहां पे न्यूनतम पूछे वहां हमें लघुत्तम याद करना है और जहां पे अधिकतम पूछे वहां हमें HCF महत्तम याद करना है।
है ना। अब देखो एक्सरसाइज 3.7 का पहला क्वेश्चन है, रेणु 75 केजी और 69 केजी बोरों वाली 2 खाद की बोरियां खरीदती है। भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप ले। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 हमने किया था, उसके जैसे वहां पे 2 टैंकर दे रखे थे और हमें उस बर्तन के बारे में बताना था जो उनकी लीटर को पूरा पूरा माप सके। अब यहाँ पे 2 बोरियां दे दी 75 केजी की। देखो क्वेश्चन नंबर 1, ये बिल्कुल एग्जाम्पल नंबर 1 के जैसा ही है, एग्जाम्पल नंबर 12 है उसके जैसा ही है। देखो एक हमारे पास 75 केजी की बोरी है और एक हमारे पास कितनी 69 केजी की बोरी है। अब हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि हमें वो छोटी से छोटी, देखो भार के उस बट्टे का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जो दोनों बोरियों के भारों को पूरा पूरा माप सके। यानी कि हमें एक अधिकतम ऐसी संख्या लेके आनी है जो इसको भी पूरा पूरा माप सके और 75 केजी को भी पूरा पूरा माप सके। हमने अभी एग्जाम्पल नंबर 12 किया है उसकी जैसा ही है। अधिकतम पूछ लिया, इसका मतलब अपने को क्या याद करना है, 75 और 69 केजी का, 75 और 69 का एचसीएफ याद करना है। तो देखो 75 व 69 केजी को की बोरियों को पूरा पूरा मापने के लिए अधिकतम बट्टा यानी कि अधिकतम संख्या, ठीक है ना, अधिकतम बट्टा, बट्टे का मतलब होता है एक ऐसा, अपन बोलते हैं बाट, इनकी एक ऐसा बाट की जैसे है ना, हमें एक ऐसा बाट बताना है जो इनको पूरा पूरा माप सके। अपने ऐसे तराजू में डाले तो हमें एक ऐसा इधर बाट रखना है जो 69 केजी को भी पूरा पूरा माप दे, भले 2 बार में मापे 3 बार में मापे वो अपना दिक्कत नहीं। हमें एक ऐसा बाट बताना है जैसे कि मान लो वो बाट 10 किलो का हो या 20 किलो का हो, 15 किलो का हो, कितने का हो, ताकि 69 किलो भी, और वो अधिकतम होना चाहिए। वो बाट क्या होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे तो 69 किलो और 75 किलो है ना, 7 और 5 12, देखो 3 केजी, 3 है ना, 3 का तो दोनों में भाग जा रहा है। तो देखो 6 और 9 15, हाँ 3 का 75 में भी भाग जा रहा है और 69 में भी जा रहा है। तो 3 केजी का अगर हम बाट लेंगे ना तो 69 किलो भी पूरा पूरा माप देंगे और 75 किलो भी पूरा पूरा माप देंगे। आप 10 बार मापे में जाए या 20 बार मापना पड़े लेकिन माप जाएंगे। लेकिन हमें अधिकतम बताना है, अधिकतम कितने केजी का, तो अधिकतम बट्टा अधिकतम बट्टा 75 व 69 का HCF होगा। यानी कि अधिकतम निकालना है और अधिकतम के लिए अपन हम क्या लिखते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो आप HCF निकालने के लिए अपन गुणनखंड करते हैं, अभाज्य गुणनखंड अलग अलग, और फिर उन दोनों का सार व गुणनखंड निकालते हैं कॉमन फैक्टर, और फिर उनको कॉमन फैक्टर कौन सा, अधिकतम कॉमन फैक्टर। तो देखो 75 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो 2 का तो भाग जाएगा नहीं, सबसे छोटी संख्या 2 है, हम 2 से शुरू करते लेकिन 2 का नहीं जा रहा। 75 के अभाज्य गुणनखंड, 75 के अभाज्य गुणनखंड, तो देखो वो कितने रहेंगे। अब 75 में देखो 2 का तो भाग जा नहीं रहा है, 3 का जा रहा है, कितनी बार, 3 एकम 3, 3 दूने 6 और 25 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 25 बार। यहाँ पे देखो 1 बचेगा, 15 15 में कितनी बार चला जाएगा, 5। और देखो 25 में 3 का भी नहीं जा रहा, तो अब किसका रहेगा, 5 का, कितनी बार, 5 बार। 5 में खुद का कितनी बार चला जाएगा, 1 बार। तो हमारे पास गुणनखंड कितने आ गए, 3 × 5 × 5, तो 5 दिए 15, 15 पंजे 75। अब अपन को निकालने 69 69 के अभाज्य गुणनखंड, 69 के अभाज्य गुणनखंड। देखो तो अब देखो 69 में क्या है, कितना है, 9 है, 0 2 4 6 8 नहीं, इसका मतलब इसमें 2 का भाग तो नहीं जाएगा, 3 का जा रहा है, क्योंकि 6 और 9 कितना होता है, 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 69 में भी चला जाएगा। तो देखो 3 दूने 6, 3 तिये 9, 23 बार। अब 23 से पहले ऐसी कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है जिसमें 23 में पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो 23 में 23 का खुद का भाग चला जाएगा, कितनी बार, 1 बार। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो गए, 3 × 23, है ना। अब देखो
एचसीएफ निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, जितनी संख्या जिन संख्याओं का अपन को एचसीएफ निकालना है उनके अपन अभाज्य गुणनखंड करते हैं, और उन गुणनखंडों का जो सार्वय गुणनखंड है वो हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। तो यहाँ पे हमारा सार्वय गुणनखंड क्या निकला, 3। अतः 75 व 69, देखो एचसीएफ कितना निकला, एचसीएफ निकला 3। मान लो यहाँ पर 5 भी निकलता तो मैं 5 से गुणा करते, जितने भी गुण यहाँ पे सारे गुणनखंड निकलेंगे वो सारे लिखेंगे और फिर उनको आपस में गुणा करेंगे, फिर हमारे पास जो आएगा वो हमारा क्या होगा, एचसीएफ। लेकिन यहाँ पर तो सारे गुणनखंड कितना निकला, 1 निकला है 3, इसीलिए ये क्या हो जाएगा 3 kg। हमने जो शुरू में अनुमान लगाया उससे यानी कि 3 kg का हमको बांट लेना पड़ेगा, जो 75 को भी पूरा पूरा माप देगा और 69 को भी पूरा पूरा। आप कितनी बार मापेगा वो तो अपन भाग देंगे तो पता चला जाए, तब पता चल जाएगा। लेकिन अधिकतम संख्या वो 3 है, यानी कि 3 से बड़ा बाट ऐसा कोई नहीं है जो 75 को भी पूरा पूरा माप सके और 69 को भी पूरा पूरा माप सके। तो ऐसी वो 3 kg का बट्टा है, यानी कि इन दोनों को पूरा पूरा मापने के लिए अधिकतम 3 kg का बट्टा है जो 75 और 69 kg की बोरियों को पूरा पूरा माप सके। अतः 75 व 69 kg की बोरियों को 3 kg का बट्टा पूरा पूरा माप देगा, है ना। देखो बताता हूं माप कैसे। जब हम 75 में 3 का भाग देंगे ना तो कितना आएगा बताओ, 25 आ जाएगा। कितना रहेगा, देखो भाग चला रहेगा, 25 एकम, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, भाग कितनी बार गया, 2 बार घटाएंगे 1, अब 5 उतारेंगे 15, 15 में कितनी बार चला रहेगा, 5 बार, यानी कि 25। यानी कि 75 किलो को जब अपन 3 किलो के बाट से मापेंगे ना तो अपन को 25 बार ऐसे, पहले 3 किलो तोला फिर साइड में रखा, फिर वापस 3 किलो तोला फिर साइड में, ऐसे अपन को 25 बार करके, लेकिन तुल जाएगा पूरा पूरा तुल जाएगा। ऐसे 69 भी देखो 3 से पूरा पूरा तुलेगा, 3 का देंगे, देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो घटाएंगे 0, अब बचा 9, 9 में गया 3 बार तो 9 और 0, है ना। यानी कि ये 23, 69 किलो तो तुलेगा 3 कर करके 23 बार और 75 किलो तुलेगा 25 बार, लेकिन तुल जाएगा पूरा पूरा, ये कंफर्म है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अगला क्वेश्चन देखो, 3 लड़के एक ही स्थान से एक साथ कदम उठाकर चलना प्रारंभ करते हैं। उनके कदमों की माप क्रम से 63 सेमी, 70 सेमी और 77 सेमी है। इनमें से प्रत्येक कितनी न्यूनतम दूरी तय करे कि वह दूरी पूरे पूरे कदमों में तय हो जाए। ये भी देखो एग्जाम्पल नंबर जस्ट हमने किया था, एग्जाम्पल नंबर 13, उसके जैसा का जैसा ही है। यानी कि हमको अभी क्या निकालनी है, वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है जिससे वो तीनों दोस्त है वो चल जाए। बस यहाँ पे कदमों की संख्या क्या है अलग अलग दे रखी है, तो अपन को इन तीनों का क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, देखो पहले लड़के की कदम की दूरी कितनी है, पहले लड़के के कदम की दूरी वो है 63 सेमी, 63 सेंटीमीटर। फिर दूसरे लड़के के कदम की दूरी 67 सेमी, सॉरी 70 सेमी, दूसरे की कितनी है 70 सेमी, सेमी का मतलब सेंटीमीटर। फिर तीसरे लड़के के कदम की दूरी वो कितनी है 77 सेंटीमीटर। अब ये बताना है कि वो बस एग्जाम्पल हमने 13 किया था ना कि वह न्यूनतम दूरी ज्ञात करो जिनसे ये तीनों अपने कदमों में पूरा पूरा चल सके। तो अपन क्या करेंगे, 63, 70 और 77 का एलसीएम निकालेंगे, वो बिल्कुल सेम टू सेम है। हम आपको जल्दी जल्दी करके बता देते, तो अपन को क्या निकालना है, यहाँ पर एलसीएम निकालना है। क्योंकि एलसीएम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, न्यूनतम दूरी पूछी है, वह न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम के लिए अपन क्या निकालते हैं, एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए अपन इन तीनों का एक साथ क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखो 63 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 77 में नहीं जा रहा, लेकिन 70 में जा रहा है 2 का, तो 63 में नहीं जा रहा है, तो 63 को ऐसे कैसा 70 में जा रहा है, 70 में जा रहा है 10 बार और 77 में जा रहा है, नहीं देखो 10 बार कहां जा रहा है, 70 में जा रहा है 35 बार और फिर 77 में नहीं जा रहा है, तो ऐसा कैसा। अब देखो 35 में भी नहीं जा रहा है, 2 का अब नहीं जा रहा। अब अगली संख्या कौन सी है, 3, तो देखो 3 में 63 में 3 का भाग जा रहा है, देखो 6 और 3 कितना होता है 9,
9 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब 63 में भी चला जाएगा, लेकिन 35 में नहीं जा रहा है क्योंकि 3 और 5 कितना होता है 8, 8 में 3 का भाग नहीं जाता। 77 में भी नहीं जा रहा क्योंकि 7 और 7 कितना होता है 14, 14 में 7 का 3 का भाग नहीं जाता, लेकिन 63 में चला रहेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 21 बार चला रहेगा। 35 में नहीं जाएगा तो 35 का 35, और 77 में भी नहीं जाएगा। अब आगे देखो 21 में भी 3 का भाग जा रहा है, कितनी बार 7 बार। 35 में नहीं जा रहा है, 77 में भी नहीं जा रहा है। अब आगे देखो अगली आवाज संख्या 5 है, तो 5 का क्योंकि 7, अब आपको 7 का भाग नहीं देना है। आप कहीं देखो 7 में 7 का 7 में भी जा रहा है, 35 में भी जा रहा है, 77 में जा रहा है। 7 नहीं देना है क्योंकि 7 से पहले 5 ऐसी आवाज संख्या है जिसमें 35 का भाग जा रहा है। अगर 1 में भी जा रहा है तो अपन को भाग देना है। अब अपन देंगे 5 का, तो 7 में नहीं जाएगा, 35 में चला जाएगा कितनी बार 5 बार, और फिर 77 में नहीं जाएगा। अब 5 में वापस कितनी बार चला रहेगा, सॉरी 35 में 5 का भाग कितनी बार चला जाएगा 7 बार। अब 5 का भाग नहीं जाएगा, अब सीधा किसका देंगे 7 का, तो 7 में 7 का चला जाएगा 1 बार, 1 बार 77 में चला जाएगा 11 बार। अब 11 में डायरेक्ट ही किसका जाएगा 11 का जाएगा 1 बार। तो ये हमारे क्या हो गए इन तीनों का एलसीएम। देखो 63, वो लाइन जब लिखनी थी ना, वो एग्जाम्पल नंबर जब हमने 13 में लिखी थी वैसा का वैसा इसको करना है। मैं आपको बस एक बार करके बता रहा हूँ। 63, 70 व 77 का एलसीएम वो कितना हो जाएगा, देखो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90। ठीक है, देखो 2 तिये 6, 6 तिये 18, 18 पंजे 90, और 90 इंटू 7 630, क्योंकि 9 सती कितना होता है 63, और 1 जीरो आ जाएगा। 90 को 7 से गुणा करेंगे कितना रहेगा 630, और 630 को अपन किससे गुणा करेंगे 11 से। 630 को किससे गुणा करेंगे 11 से, तो देखो 0 से गुणा करेंगे कुछ नहीं, अब 3 6 0, क्योंकि हमें पता है 1 को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं कितना आता है वापस वही संख्या आती है, तो यहाँ पर भी कितना आ जाएगा 630 आ जाएगा। तो 0 3, अब इनको जोड़ेंगे 6 और 3 9, और ये क्या हो जाएगा 6930, यानी कि ये 6930 सेंटीमीटर की दूरी, 6930 सेंटीमीटर की दूरी जब चलते हैं तब इन तीनों पूरे कदमों में चल रहे हैं। अब इसको तो ज्यादा दूरी तय करनी पड़े, ज्यादा कदम चलना पड़ेगा क्योंकि इसके कदम छोटे हैं, लेकिन हाँ ये पूरे कदमों में चल लेगा। भले मान लो 100 कदम में चले, 500 कदम में चले, लेकिन ये दूरी है, यह वह न्यूनतम दूरी है जो 63 सेंटीमीटर वाला भी पूरे कदमों में चल लेगा, 70 सेंटीमीटर वाला भी पूरे कदमों में चल लेगा, और 77 सेंटीमीटर वाला भी पूरे कदमों में चल लेगा। यह वो क्या है, यह वह न्यूनतम दूरी है ना। अब इसको क्योंकि इसके कदम छोटे हैं तो इसको ज्यादा कदम चलने पड़ेंगे ये दूरी तय करने में। अब इसके कदम थोड़े बड़े हैं तो इसको थोड़े कम चलना पड़ेगा, और इसके कदम सबसे ज्यादा बड़े हैं तो इसको सबसे कम चलना पड़ेगा। इसको उल्टा बोले तो इसको सबसे कम चलना पड़ेगा, इसको थोड़ा ज्यादा चलने पड़ेगा, और इसको सबसे ज्यादा चलना पड़ेगा। जिसके कदम छोटे वो कम दूरी तय करेगा। भाई ये 63 सेंटीमीटर दूरी चलेगा एक कदम में, ये 77 सेंटीमीटर दूरी चलेगा, तो फर्क पड़ेगा, तो इसको कम कदम चलने पड़ेंगे। लेकिन हाँ ये पूरे कदमों में 6930 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेंगे। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 825 सेंटीमीटर, 675 सेंटीमीटर और 450 सेंटीमीटर है। ऐसा सबसे लंबा फीता, जिनके अपन को इंची टेप जो बताना है, फीता ज्ञात कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा माप ले। यानी कि हमें ऐसा सबसे लंबा फीता याद करना है। देखो ऐसा सबसे लंबा फीता यानी कि अधिकतम बड़े से बड़ा फीता। तो बड़े से बड़ा फीता के लिए अपन क्या करेंगे कि बड़ी संख्या याद करने के लिए क्या करते हैं एचसीएफ निकालते हैं, और छोटी संख्याओं के लिए एलसीएम। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कमरे की क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। आप उसकी हम हर विमाओं को माप सके ऐसा हमें क्या बताना है, ऐसा हमें वो बड़े से बड़ा सबसे लंबा फीता बताना है जो कमरे की हर विमा को माप सके। देखो एलसीएम
HCF बहुत ही आसान है ना। अब देखो हमें कमरे की क्या दे रखी है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, कमरे की लंबाई 825 सेंटीमीटर, चौड़ाई 675 सेंटीमीटर और ऊंचाई 450 सेंटीमीटर। अब हमें इन तीनों को मापने के लिए, है ना, देखो किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम से दे रखी है, फिर ऐसा सबसे लंबा फीता याद कीजिए जो कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा माप सके, है ना, तीनों को पूरा पूरा माप सके। तो हम देखो अब ऐसा लंबा फीता याद करना है, कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा मापने के लिए सबसे लंबा फीता पूरा पूरा मापने वाले सबसे लंबे फीते के लिए फीते की लंबाई इन तीनों विमाओं का HCF होगा। यानी कि कमरे की तीनों विमाओं को पूरा पूरा मापने के लिए सबसे लंबा फीता और उस लंबे फीते की लंबाई क्या होगी, इन तीनों विमाओं का जो HCF होगा ना, वो इन तीनों की क्या होगी, वो हमारा क्या रहेगा, सबसे लंबा फीता आ जाएगा। तो HCF ज्ञात करने के लिए अपने को तीनों के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे। तो 825 के अभाज्य 825 के अभाज्य गुणनखंड है ना। तो 825 के अभाज्य गुणनखंड देखो, अब इकाई का अंक 0 2 4 6 8 नहीं, इसका मतलब 2 का भाग नहीं जाएगा। अंकों का योग देखो 8 और 2 10, 10 और 5 15, 15 में 3 का भाग जाता है, इसका मतलब पूरी संख्या में भी चला जाएगा। आप तीनों एक साथ कर लेते हैं। HCF के लिए अपन को अभाज्य गुणनखंड अलग अलग करने पड़ेंगे। हाँ, LCM के लिए हम अपन तीनों का एक साथ निकाल करके जब अपन गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या रहेगा, 675। अब 675 में देखो 2 का तो नहीं जाता, लेकिन 6 और 7 देखो, 7 और 5 12, 12 और 6 18, 18 में 3 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में भी चला रहेगा। अगला है 450, तो इसमें तो इकाई का अंक 0 है, इसका मतलब 2 का भाग भी चला जाएगा। 825 के अभाज्य गुणनखंड, फिर 675 के अभाज्य गुणनखंड, 675 के अभाज्य गुणनखंड और इसी प्रकार 450 के अभाज्य गुणनखंड। देखो हमारी एक्सरसाइज कौन सी चल रही है, एक्सरसाइज चल रही है हमारी 3.7, ठीक है। और ये हमारी क्या लास्ट एक्सरसाइज है, जिसको अपन अगले वीडियो में लगभग क्या कोशिश करते हैं पूरा करने की, है ना। देखो अब 3 का भाग, अब इनके क्या कर लेंगे अपन, तीनों के अभाज्य गुणनखंड। देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 22, 7 3 21। देखो अब ऐसे भाग मैं क्या दे रहा हूँ, 825 में 3 का भाग दे रहा हूँ, लेकिन कहां से देखो मन में दे रहा हूँ। 3 एकम मैंने पहाड़ा बोला, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 9 ज्यादा चला गया, मतलब 3 दूनी 6। अब मैंने 8 में से 6 घटा लिया मन में, कितना बचा 2। अब 2 बच गया, अब मैंने इस 2 को उतारा नीचे, तो 2 पहले से था, 2 और उतारा तो कितना हो गया 22। इस प्रकार से अब यहाँ 2 बचा, मैंने 2 को इधर भेज दिया तो कितना हो गया 22। अब आगे शिफ्ट करते रहा करो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 बचा है, तो उस 2 को यहाँ 22 के 2 के आगे रख दो, तो देखो ये 2 पहले से ही है,
और इस 8 में से जब अपने 6 घटा तो कितना बचा 2। इस 2 को हमें यहाँ पे रख देना है, कितना हो जाएगा 22 में। अब देखो 22 में 2 का भाग कितने 3 का, तो 7 21, 1 बच गया। अब 1 बच गया तो कितना बच गया 1। अब ये 1 किसके आगे आ जाएगा 5 के, कितना हो गया 15, और 15 में चला जाएगा 5 बार, 3 पंजे 15। अब देखो 2 7 और 2 9, 9 और 5 14, 14 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब डायरेक्ट हमको किसका भाग देना है 5 का, तो 5 का देना है। 5 का चला जाएगा क्योंकि गए का क्या है 5 है, तो 5 पंजे 25, 2 बचा, फिर 5 पंजे 25, 55 बार चला जाएगा, फिर 5 का जाएगा, तो कितनी बार चला जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 11 पंजे 55, 11 बार चला जाएगा। और अब 11 में चला जाएगा 1 बार। इधर देखो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब देखो 2 और 2 4, 4 और 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब इस पूरी संख्या में भी 3 का भाग फिर से चला जाएगा। देखो मैंने संख्याओं का अंकों का योग किया, 2 + 2 4, 4 + 5 9, 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब पूरी संख्या में भी चला जाएगा। तो देखो 7 21, 1 बचा 15 हो गया। अब 15 में कितनी बार चला जाएगा 5 बार। अब देखो 7 और 5 12, 12 में फिर से 3 का भाग जाता है, मतलब 75 में भी 3 का भाग चला जाएगा। तो देखो 3 दूने 6 और फिर 15, तो 5 दिए 15। अब 25 में 5 का ही जाएगा, कितनी बार चला जाएगा 5 बार, और 5 में 5 का चला जाएगा 1 बार। अब इधर देखो 2 का देंगे, तो 2 दूने 4 और ये आ जाएगा 50 में चला जाएगा 25 बार, या 450 का आधा, यानी कि 450 का आधा कितना होता है 225। 2 का भाग जब भी देते हैं क्या करते हैं आधा कर देते हैं। अब देखो 2 और 2 4 और 5 9। अब देखो यहां से ये वाला सेम रहेगा। देखो 225 में किसका भाग गया था 3 का, तो कितना आया 75। 75 में वापस किसका दिया 3 का 25, 25 में किसका दिया था 5 का 5 बार, और 5 में किसका दिया था 1 का 1। तीनों के अभाज्य गुणनखंड लिखो। 825 के अभाज्य गुणनखंड है 3 × 5 × 5 × 11, और फिर 675 का अभाज्य गुणनखंड है 3 × 3 × 3 × 5 × 5, और फिर 450 की है 2 × 3 × 3 × 5 × 5, यानी कि गुणा, ओहो है ना, 2 × 3 × 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक, अब हमें HCF के लिए क्या करना है, HCF के लिए अपन को इनका सारवय गुणनखंड, यानी कि हमें वो संख्या लेनी है जो इन तीनों में हो। तो देखो 2 इस एक में है, ऊपर नहीं है। अब देखो पहले सारवय गुणनखंड इनका क्या आएगा 3, अगला सारवय गुणनखंड देखो 3 इसमें है, इसमें लेकिन ऊपर वाले में नहीं है, तो अब अगला सारवय गुणनखंड क्या जाएगा, अगला सारवय गुणनखंड आ जाएगा 5, और फिर आगे एक और बच जाएगा क्या 5। तो हमारे पास कितने सारवय गुणनखंड आ गए 3 × 5 × 5, ये हमारे क्या आ गए सारवय गुणनखंड है, यानी इन तीनों संख्याओं के ये सारवय गुणनखंड है। अब अधिकतम सारवय गुणनखंड के लिए अपन क्या कर देंगे इन तीनों को गुणा कर देंगे, है ना। तो देखो 3 पंजे 15, 15 × 5, और जब आपस में गुणा करें कितना रहेगा 75, यानी कि हमें 75 सेंटीमीटर का फीता लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा 75 सेंटीमीटर का फीता लेना पड़ेगा। वो ये सबसे लंबा फीता है, ये क्या है सबसे लंबा फीता है जो इनको पूरा पूरा माप देगा। भाई 2 बार मापे 3 बार मापे, लेकिन ये पूरा पूरा इसको माप देगा। कितने सेंटीमीटर का 75 सेंटीमीटर का फीता। देखो अतः कमरे की विमाओं को पूरा पूरा मापने के लिए सबसे लंबे फीते की लंबाई, या सबसे लंबा फीता 75 सेंटीमीटर का होगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, है ना। अभी हमारे क्वेश्चन कितने हो गए 3 क्वेश्चन हो गए, और अभी बच गए कितने हमारे, अभी 7 8 क्वेश्चन और बच जाते हैं ना। देखो एक क्वेश्चन और 6 8 और 12 से विभाजित 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए।
क्वेश्चन नंबर हमारा अगला 4। 8 व 12 का LCM। और LCM के लिए अपन क्या करते हैं, तीनों का एक साथ है लघुत्तम। तो 6, 8 और 12, देखो 2 का भाग चला जाएगा कितनी बार, 3 बार। 8 में चला जाएगा 4 बार, 12 में चला जाएगा 6 बार। फिर 2 का जाएगा, देखो नहीं जाएगा 3 में, 4 में जाएगा 2 बार, इसमें जाएगा 3 बार। फिर देखो 2 का फिर से चला जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 2 में चला जाएगा 1 बार, और 3 में चला जाएगा, 3 में जाएगा नहीं तो 3 का 3। अब 3 का जाएगा तो 1 बार और 1, ये पहले से ही, और इस 3 में चला जाएगा 1 बार। तो हमारे पास ये क्या आगे, 2 को 4 से गुणा करेंगे, 2 दूने 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, और 8 को 3 से गुणा करेंगे क्या जाएगा 24। यानी कि अब हमें तो 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालनी है, लेकिन ये कितने अंकों की हो गई, ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गई। लेकिन अब देखो ये 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। अब इसके जो आगे वाले 24 में देखो 6, 18 और 12 का भाग जाता है। तो अब आगे तो 24 के जितने भी गुणज है ना, उसमें भी 18 के पूरा पूरा भाग चला जाएगा ना। तो 24 का अगला देखो, 24 के गुणज देखो, 24, फिर 48, फिर 72, फिर 96, और अगली है 120। यानी कि देखो हमने गुणधर्म पढ़े थे कि अगर, वापस देख लो, अगर मान लो 24 है, 24 में अगर किन्हीं संख्याओं का भाग जा रहा है ना, तो उन संख्याओं का भाग आगे के 24 के सभी गुणजों में भी चला जाएगा। अब ये क्या है, 24 के गुणज है सारे। तो हमें देखो ये 24 में अगर भाग जा रहा है, इन तीनों का भाग क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने ये निकाला है एलसीएम। एलसीएम अपन जिन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं वो क्या होता है, उन संख्याओं का उस एलसीएम में पूरा पूरा भाग जाता है। देखो यहाँ पर 6, 8 और 12 का एलसीएम क्या आया 24। तो इस 24 में 6 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, 8 का भी जाएगा और 12 का भी जाएगा। लेकिन ये 2 अंक की वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इन तीनों का भाग जा रहा है। लेकिन अपन को कितने अंकों की बतानी है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बतानी है जिसमें इनका भाग चला रहा है। हमें पता है अगर 24 में इन तीनों का भाग जा रहा है तो आगे 24 के जितने भी गुणज हैं उन गुणजों में भी इन तीनों का भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो अब हमने 24 के गुणज लिखे, और गुणज लिखते हुए हम आ गए 120 में। तो 120 वह सबसे छोटी संख्या है जिसमें इनका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इनमें पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, 6, 8 व 12 का हमने एलसीएम निकाला। और क्योंकि ये तो 2 अंक की सबसे छोटी है, हमें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालनी है, तो हमने 24 के गुणज निकाले। 24 के गुणज में क्या मिला, 3 अंकों का 120 मिला। तो 120 वह सबसे छोटी से छोटी संख्या है 3 अंकों की जिसमें 6, 8 व 12 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला था, है ना। तो अभी भी वीडियो तो वैसे भी काफी लंबा, लगभग 1 घंटे के आसपास हो गया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।